पूना पैक्ट क्या क्या जो है उद्देश्य था, ठीक है। ग्रह है सर, वही मैं कह रहा हूं, ग्रह होगा भाई, प्लैनेट, गृह नहीं ग्रह होगा, प्लैनेट, ठीक है। आवर पावर आवर प्लैनेट, नॉट गृह, ग्रह होगा, हाँ सही है। चल भाई, पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था? पूना पैक्ट कब होता है भाई? पूना पैक्ट आपका कब होता है? ये होता है आपका 1932 में। महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर प्लस अदर लोग मिलकर के इस पैक्ट को करवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कह रहा है इसका क्या उद्देश्य? हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाई जाएगी, निम्न जाति की प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात, राजकुमारों की सुविधाओं पर या द्वैध शासन की समीक्षा हेतु। देखो, द्वैध शासन की समीक्षा हेतु की बाद में अगर बात करें, द्वैध शासन के अगर पूछे, भारत में डायरकी के अगर पूछे फादर कौन है, तो सर लियोनिस कार्टिस इनका नाम था, फ्रांस के थे सर लियोनिस कार्टिस, ये द्वैध शासन के फादर माने जाते हैं। भारत में अगर पूछे डायरकी कब आई, तो भारत में प्रोविंसियस में अगर पूछे, प्रांतों में पूछे, तो प्रांतों में जो थी 1919 के एक्ट के माध्यम से आई थी डायरकी। कब? 1919 के एक्ट के माध्यम से। अगर पूछे भारत में डायरकी सेंटर में कब आई, ठीक है, सेंटर में कब आई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कब आई, तो ये एक्ट 1935 में आई। इसको, इसकी समीक्षा करने के लिए हमने 1927 में, हाँ 1927 में एक कमीशन बनाया था, ठीक है, वो था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ने इसको समाप्त करने की बात कही थी, ये बात ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। किसने? साइमन कमीशन ने इसको समाप्त करने की बात कही थी, इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। चले, पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट भैया निम्न जातियों के, खास करके शेड्यूल्ड जो जातियां थी उनके जो है सीट बढ़ाने की बात कही गई, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग, इंपॉर्टेंट है पूना पैक्ट आपका, ठीक है। आगे बढ़े, कभी कभी पूना पैक्ट का डेट भी पूछता है भाई, तो पूरा डेट लिख लेना, 24 सितंबर 1932, ये डेट पूरा लिख लीजिएगा। कभी कभी इसका पूरा डेट पूछता है परीक्षा में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो पूरा पूछेगा, ठीक है भाई। चले, इसमें क्या किया गया, दलितों की जो निर्वाचन सीटें थी ना, उसको पहले 71 थी लगभग, फिर उसको 2 गुना लगभग 148 के आसपास कर दिया गया था, ये ध्यान रखेंगे। चले भाई आगे बढ़ते हैं। साइमन गो बैक का नारा भी लगा था, बहुत बढ़िया जवाब, आ जाए, ठीक है भाई। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपका है, विच वन फॉलोइंग रिवर डज नॉट पास थ्रू उत्तर प्रदेश? गंगा, यमुना, रामगंगा या झेलम? सरल प्रश्न है यार, ये तो बता ही दोगे, ठीक है। चलो, गंगा कहां से निकलती है भाई? गंगा कहां से निकलती है, कमेंट सेक्शन में बताओ। गंगा की जो कुल लंबाई है ना वो 2525। इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था? इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, कोई मुझे बताएगा? गंगा को राष्ट्रीय रिवर, अभी अभी किसी ने कमेंट किया था सर इसको 2008 में किया गया था। गंगा को कब डिक्लेयर किया गया था राष्ट्रीय रिवर? 2008 में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। चले, गंगा के ऊपर एक अथॉरिटी बनाई गई थी, ठीक है, गंगा जो है कंजर्वेशन एक अथॉरिटी बनाई गई थी, गैप, जिसे हम लोग गंगा एक्शन प्लान कहते हैं। ये प्लान कब आया था, कोई कमेंट करके बताए। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 1985, 1986, 1987 या 1988। गंगा एक्शन प्लान कब आया था, ये कमेंट करके बताएंगे। हमने गंगा के ऊपर बहुत सारे काम किए हैं, जैसे नमामि गंगे, ठीक है, ये गंगा के आसपास के जो शहरी एरिया होंगे उनको डेवलप करने की बात कही गई थी, ताकि गंगा में जो ये सारी चीजें बह के जाती हैं नाले वाले से, वो ना जाए। 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी नमामि गंगे परियोजना की। गंगा एक्शन प्लान कब आया था, आप में से कोई बताएगा? 1985, बहुत बढ़िया। 1985 में ये आया था, इसको ध्यान रखेंगे। गंगा की जो भैया नदी है, इसी के लिए डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन माना जाता है, गंगा में पाया जाता है, और हम लोग 5 अक्टूबर को जो है डॉल्फिन डे मनाते हैं, ये हमने बता ही दिया। गंगा की तरह ही हमने जमुना एक्शन प्लान भी बनाया है। कौन सा? गंगा की तरह, जैसे गंगा एक्शन प्लान था ना, उसी तरह यमुना एक्शन प्लान भी आया था, ये आया था 1993 में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बताइए कौन से इसमें नहीं है भाई यूपी में, ये तो क्लियर होगा। देखो, प्रश्न का जवाब देना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, प्रश्न का जवाब देना बहुत बड़ी बात नहीं है, जरूरी है कि प्रश्न से कई चीजें सीखना। ये हो जाएगा आपका झेलम,
ठीक है, झेलम। चलो, झेलम नदी किनारे कौन सा शहर है, कोई बताएगा? झेलम के किनारे कौन सा शहर है? झेलम नदी किनारे कौन सा शहर है, ये बताइए कोई लोग। कौन सा शहर जो है झेलम नदी किनारे है, कमेंट करके बताओ। बताओ कौन सा फेमस शहर झेलम के किनारे है? क्या लिखे हैं सर? बेरीनाग लेक, रिवर एक्शन प्लान। हाँ, रिवर एक्शन प्लान भी लिखना भाई, लगे हाथ। रिवर एक्शन प्लान जिसे कहते हैं RAP, रैप, ये हुआ था आपका कब हुआ था? 1995। 1995। ये हनी सिंह वाला रैप नहीं है, ये है रिवर एक्शन प्लान, ठीक है। बुला श्रीनगर है, बहुत बढ़िया। इसके जो तट पे है वो है आपका श्रीनगर। श्रीनगर, ये ध्यान रखेंगे, झेलम नदी के किनारे पे है। चले, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये लगा लेंगे सभी लोग। अगले प्रश्न में मूव करते हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? अब राज्यसभा की पूरी फील्डिंग सेट करो। राज्यसभा क्या है भाई? राज्यसभा अपना अपर हाउस है। कैसा हाउस है? अपर हाउस है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। और राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसके 1/3 जो मेंबर होते हैं हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं। क्या होते हैं? 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं, इसलिए इसको डिसॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, समाप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राज्यसभा के पास एक पावर है आर्टिकल 249 के तहत कि ये स्टेट लिस्ट में, जो स्टेट लिस्ट आपका है, जैसे आपके लिस्ट बटे ना, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तो ये चाहे तो स्टेट लिस्ट के नियम को सेंटर को बनाने की अनुमति दे सकती है जब लगे भैया देश पे कुछ खतरा है, ठीक है। आर्टिकल 249 में इसकी चर्चा है। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को एक्सक्लूसिव पावर मिला हुआ है कि एक नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करे। क्या? एक नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकती है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें जो टोटल मेंबर हैं मैक्सिमम वो 250 हो सकते हैं। अगर बात करें यूनियन टेरिटरी की तो कुल 8 मेंबर हैं इसमें राज्यसभा में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। राज्यसभा में कभी कभी पूछता है कि पहली महिला कौन एक्ट्रेस नियुक्त हुई थी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनका नाम था नरगिस दत्त। कौन? नरगिस दत्त। ये संजय दत्त की मम्मी थी। राज्यसभा में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी जो एक्टर थी, ठीक है। राज्यसभा में आपको पता होना चाहिए इसी में राष्ट्रपति जो है 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भाई। और सबसे दुख की बात मैंने आपसे बताई है, जब राष्ट्रपति की फील्डिंग सेट करनी होती है तो ये 12 लोग भी उनके खिलाफ आ जाते हैं, ठीक है, अपने भी उनके खिलाफ आ जाते हैं। चलो, अब यूपी में कह रहा है तो भैया यूपी में राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं। यूपी में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं ये भी कमेंट करके आप लोग लिख दो फटाक से। चलो लिखो फटाक से, कितनी सीटें यूपी की लोकसभा में? ठीक है, कितनी सीटें यूपी की? सर ऐप में आप पॉलिटी क्लास का बहुत ही ऐप में पॉलिटी की BOD क्लास है, अभी और क्लासेस डलेंगी, ठीक है, कुछ नई क्लासेस और डलेंगी। चलें आगे बढ़ें। चले भाई अगले प्रश्न पे आ जाओ। प्रश्न संख्या आपका पहली बौद्ध परिषद, कल ही बताया था, कल रात वाले क्लास में जो होंगे। अच्छा, इसके अलावा हम लोग रात में जो है 9 बजे भी एक मॉक करते हैं HN एग्जाम्स पे। 9 PM पे जो है हम लोग HN एग्जाम्स पे भी एक मॉक करते हैं। वो भी GS का ही होता है, वनडे एग्जाम, PCS एग्जाम के लिए होता है, तो आप लोग वहां भी जुड़ करके प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस तो कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो, बौद्ध काउंसिल के बारे में थोड़ा समझिए। देखो, बौद्ध काउंसिल जो होती है, सबसे पहले समझिए उसके राजा कौन थे। जब बौद्ध काउंसिल हुई थी उसमें भारत में राजा किंग कौन थे? आका, ठीक है, आका से याद रखेंगे, आका किंग का नाम याद रखेंगे। ये था आपका कौन, आज से क्या नाम था यार पहले वाले किंग का? अशोक, ठीक है। बौद्ध जो आपका होता है अजात शत्रु, माफ करिएगा, जब आपका बौद्ध का ये होता है पहला, उसमें कौन किंग होता है आपका? अजात शत्रु। एक बंद करो यार, ठीक है। कौन था पहला आपका? अजात शत्रु। जब बौद्ध की पहली काउंसिल होती है उस समय जो राजा होता है वो था आपका अजात शत्रु, ठीक है, पहला। फिर कौन आता है आपका? फिर उसके बाद आता है आपका
काला अशोक। कौन आता है आपका? काला अशोक। कौन आता है आपका? काला अशोक। काला अशोक को मैंने काला ही लिख दिया भाई, ठीक है। फिर आता है आपका अशोक, ये तीसरा किंग होता है जब तीसरी बौद्ध काउंसिल होती है। फिर चौथे के समय होता है आपका कनिष्क, ठीक है। कौन होता है आपका? कनिष्क, ठीक है। ये तीनों चारों का नाम याद रखेंगे, पहले के समय ये, दूसरे के समय ये, तीसरे के समय ये, चौथे के समय ये, ठीक है। अब पूछता है ये चारों काउंसिल हुई कहां थी, कहां पे हुई थी, तो इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे, आरबीपीके, ठीक है। आरबीपीके, ये आरबी गुप्ता वाली कमेटी जो भी आपने पढ़ी थी ना, ठीक है। चलो, तो ये पहले है आपके राजगृह, पहला होता है आपका राजगृह। दूसरा आपका क्या होता है? वैशाली, इसी वैशाली में महिलाओं को प्रवेश मिलता है। तीसरा क्या होता है आपका? पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र आपका है तीसरा, पाटलिपुत्र, ये पटना में है। और चौथा है आपका कश्मीर का कुंडल ग्राम, ठीक है। कश्मीर का चौथा जगह होता है कुंडलवन, या कुंडल ग्राम भी कहते हैं, कुंडलवन, ठीक है। ये कश्मीर में होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो कौन सा पूछा? पहला पूछ रहा है तो आर को उठा लो, राजगृह, ठीक है भाई। चलें आगे बढ़े, कुंडल ग्राम, कुंडलवन, जो मन करे याद कर, कुंडल से याद करना, ठीक है भाई। चलें भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट चलें, अगले प्रश्न पे आ जाइए फटाक से, ठीक है। बाकी सारे याद रख लीजिएगा कौन कौन से थे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन भारत में सबसे पहले किसने दिया? ठीक है, जैसे ये सूर्य भगवान है, ठीक है, ये सूर्य भगवान है, तो कह रहा है पृथ्वी जो है इनके चारों तरफ मंडराती रहती है, ठीक है। स्वीटी लव है हमारा भाई, ठीक है। तो ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, ठीक है भाई। ये आपके सन जी हैं, सन, ठीक है। चलो तो कह रहा भैया ये इसके चारों ओर मंडराती रहती है, जैसे तुम लोग करते हो। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्ता ने, बाण ने, या कल्हण ने? बताइए। कश्मीर कुंडलवन, हाँ जी भाई, कश्मीर का कुंडलवन। आ जाओ, प्रश्न क्या आपका कौन सा? ये 15, ठीक है। चलें कल्हण ने इन्होंने एक बड़ी फेमस किताब रखी है, रजत रंगड़ी भाई, याद रख करेंगे, ये थोड़ा म्यूजिक से संबंधित है। ये कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखा है, इसमें कश्मीर के किंग के बारे में बताया गया है रजत रंगड़ी में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ब्रह्मगुप्ता, आर्यभट्ट, आप लोग में से कई जवाब आर्यभट्ट 15, मुझे पता है, ठीक है। आप लोग में से कई लोग जवाब गलत देने का प्रयास करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आर्यभट्ट ने जो है, आर्यभट्टी जो है एक ग्रंथ लिखा है, ये पटना के निवासी थे, बिहार के थे, ये याद रखेंगे, ठीक है भाई। ब्रह्मगुप्त ने भाई, याद रखेंगे, इन्होंने जो आपका ये सिद्धांत है, थ्योरी है, इसके चारों ओर मंडराती रहती है, ये इन्होंने ही दिया था, ठीक है भाई। ये ध्यान रखेंगे, ब्रह्मगुप्ता जी का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है ये, ना कि आर्यभट्ट का। ये परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। पेपर में आया हुआ प्रश्न है, इसको ध्यान देंगे सभी लोग। ये प्रश्न क्या कौन सा है वैसे? चलें आगे बढ़े। ब्रह्मगुप्त, हाँ जी, देखो अब मैं आपको एक बात बताऊं, कमीशन ने इसमें डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, एक बार कमीशन ने इसमें आर्यभट्ट मानना है, एक बार ब्रह्मगुप्त। वैसे मोस्ट प्रोबेबल जो है ब्रह्मगुप्त ने बहुत पहले बता दिया था कि पृथ्वी जो है चारों ओर घूमती है सूर्य के, ये बहुत पहले ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था, ठीक है। लेकिन कई लोग आर्यभट्ट का मानते हैं, तो इसमें थोड़ा विवाद है। लेकिन आप जो है आर्यभट्ट के साथ, क्योंकि आर्यभट्ट ने एक किताब लिखी थी सूर्य सिद्धांत, ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी सूर्य सिद्धांत, तो लोग कहते हैं अपने किताब सूर्य सिद्धांत में इसकी बात करते हैं, लेकिन इनके बहुत पहले ब्रह्मगुप्त जी ने इसकी चर्चा कर दी थी, ठीक है। इनके बहुत पहले जो है ब्रह्मगुप्त जी ने इसकी चर्चा कर दी थी, ठीक है। तो इसलिए कई जगह ब्रह्मगुप्त मिलता है, कई जगह आर्यभट्ट मानते हैं। ऐसे एग्जाम में प्रश्न आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्रश्न डिलीट करना पड़ता है। फिलहाल के लिए आप ऑप्शन बी के साथ चलिए इसमें, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न क्या आपका अगला है, महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? भाई ये तो मतलब दौड़ के तुम्हें बताना है, ये तो आपको दौड़ के बताना है कि किसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। 16 का सी। आ जाओ, महात्मा गांधी बहुत फेमस पर्सनालिटी थे भाई। चलो लखनऊ कब होता है? लखनऊ में 1916 का अधिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। इसमें जो इसमें अध्यक्ष होते हैं, इसमें होते हैं आपके कौन? मजूमदार, ठीक है।
कौन मजूमदार? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जी जो होते हैं लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो होते हैं अध्यक्ष बनते हैं। कौन? अंबिका चरण जी, अंबिका चरण मजूमदार। इसी अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और आपके मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो। इसी में जो आपके एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और आपके जो नरम दल गरम दल होते हैं इनके बीच में समझौता हो जाता है। इस अधिवेशन में एनी बेसेंट ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तिलक साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिन्ना ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ध्यान रखेंगे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला नाम का एक व्यक्ति होता है जो गांधी जी को चंपारण की समस्याओं से अवगत कराता है। ठीक है भाई, किससे? चंपारण से। और इस अधिवेशन में एनी बेसेंट के रोल से प्रभावित होकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एनी बेसेंट को 1917 में पहली महिला, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बना दिया। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कांग्रेस की बन जाती है आपकी एनी बेसेंट। अब आपको कमेंट करके बताना है भारत की पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन बनी थी, किस सेशन में बनी थी, किस ईयर में हुआ था, मैंने सब बताया हुआ है, कमेंट करके लिख दीजिएगा। तिलक साहब को कोई रिवार्ड नहीं मिला, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए। तिलक साहब की डेथ कब हुई थी, कोई कमेंट करके बताएगा क्या? तिलक साहब की डेथ कब हुई थी, कोई कमेंट करके बताए। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो भाई, तो गांधी जी पूछ रहा है एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं बेलगाम में। 1924 में ये अधिवेशन होता है कर्नाटक। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें तिलक साहब की डेथ कब हुई थी, कोई बताए? बड़ा इंपॉर्टेंट डेट माना जाता है भाई वो। हाँ, सरोजिनी नायडू बनती हैं भारत की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय जो होती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। गांधी जी एकमात्र अधिवेशन 1924। 1930 आते आते गांधी जी का मन कांग्रेस से खत्म हो जाता है, वो कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। फिर कभी कांग्रेस में रह करके काम नहीं करते हैं, कांग्रेस के बाहर ही काम करते हैं, आउटसाइड से। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पे आ जाए। हार्नबिल पर्व जो प्रतिवर्ष दिसंबर में मास में आता है किस प्रदेश से संबंधित है भाई? चलो 10 बार बता रखा है, अब तो आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, चलें। गोवा में आपको पता होना चाहिए कि महावीर के नाम से, महावीर स्वामी के नाम से एक नेशनल पार्क है जिसे आप लोग मुल्लम नेशनल पार्क भी कहते हैं, या मुल्लम या मुल्लम, इस नाम से भी इसके जानते हैं भाई। ठीक है, चलें। और सिक्किम में क्या है? सिक्किम आपको पता होना चाहिए कि भारत ने 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको इंडिया का पार्ट बनाया और 36 के द्वारा हमने इसको भारत का 22वां राज्य बनाया, ये ध्यान रखेंगे। नागालैंड की जो स्थापना है वो हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड जो है निगेटिव ग्रोथ इसका होता है, डिकेडल ग्रोथ अगर देखा जाए जनगणना के अनुसार तो नागालैंड जो है निगेटिव ग्रोथ दिखाता है जनसंख्या का। नागालैंड में एक बड़ा फेमस पार्क है इंटाकी, इंटाकी। ठीक है, ये याद रखेंगे सभी लोग। तो भैया ये फेस्टिवल है ये नागालैंड में ही मनाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। मुल्लम, ठीक है, 17 का एक। चलें आगे बढ़े। मेघालय में क्या? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेघालय में कौन सा है आपका? नोक रेक। बहुत बढ़िया, नोक रेक सब बताया हुआ, कभी कभी याद ही नहीं आता है मुझे। नोक रेक, और आप लोग को याद रहता है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है इनका? साक्षी। मेघालय नोक रेक, बाल पक्रम, ये सब बताया हुआ है, बाल पक्रम। ठीक है, ये मेघालय में है, ये ध्यान रखेंगे। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। प्रसिद्ध लोक कला मदाना, एक लोक कला है उसका नाम है मदाना, भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? ठीक है भाई, मदाना। चले, राजस्थान में क्या प्रचलित है भाई? राजस्थान में आपका प्रचलित है कालबेलिया। कौन सा? कालबेलिया, यहां का याद रखेंगे, कालबेलिया। और क्या? कठपुतली भी यहां बड़ा फेमस है, कठपुतली भी बड़ा फेमस है आपके राजस्थान में। गुजरात में क्या है भैया? गुजरात में डंडा पाई डंडा नहीं, सालसा भी यहीं फेमस है। ठीक, महाराष्ट्र में क्या है? नौटंकी। नौटंकी महाराष्ट्र में ना यार, कि यूपी का है? ठीक है, ये बताना जरा नौटंकी कहाँ का है? नौटंकी यूपी का है या महाराष्ट्र का है? कोई कमेंट करके बताए। ठीक है, चलो बिहार का क्या है भैया? बिहार का क्या है? जाट जाटिन और विदेशिया, यहां की लोक कलाएं हैं सब।
ठीक है। नौटंकी कहाँ की है यार, यूपी की है, कहाँ की है बताना कमेंट करके। नौटंकी कहाँ की है, डंडिया, डंडैया, हाँ सॉरी डंडैया कह रहे हैं यार, डंडिया, डांडिया जिसे आप लोग कहते हैं डांडिया, ये आपके गुजरात की कला है, याद रखेंगे। ठीक है। जाट जाटिन, जाट जाटिन कहाँ की है आपकी, नौटंकी आपकी बिहार की है। लावनी, बहुत बढ़िया, यहाँ की एक प्रसिद्ध कला है लावनी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ की एक प्रसिद्ध कला है लावनी। नौटंकी आपका कहाँ का है, यूपी का है, बहुत बढ़िया जवाब। चले भाई, तो आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, करा कि हॉर्न नहीं, ये आपका प्रसिद्ध लोक कला मदाना, ये कहाँ का है भाई, मदाना जो है याद रखेंगे, ये आपके राजस्थान और आपके मध्य प्रदेश के राज्यों में प्रचलित है। इसमें क्या किया जाता है, दीवारों और फर्श पे जो है पेंटिंग की जाती है। ठीक है, जैसे कोई मान के जो दीवार उवार बनी है ना, तो उस पर पेंटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो वो आपके एमपी और राजस्थान साइड में फेमस है मदाना कला, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो गेरू और होता है ना, गेरू खड़िया चूने का, इन सब का यूज करते हैं और उसके द्वारा इसको बनाते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या आपका अगला है। चले, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर किसके लिए फेमस है, गलत कर दिए, समझ लिए अपराध कर दिए। ठीक है, बताइए, कैंची कहां की फेमस है भाई, कैंची कहां की फेमस है, मेरठ। शीशा कहां का फेमस है, फिरोजाबाद। सुहाग नगरी भी कहते हैं, सुहाग नगरी, क्या कहते हैं इसे, सुहाग नगरी, याद रखेंगे। ठीक है, अपने शीशे के लिए फेमस है। जरी, ये कहां है, कोई कमेंट करके बताए, जरी उद्योग कहां होता है भैया, ब्राश वाले जो हैं इसे कहते हैं मुरादाबाद, इसे हम लोग पीतल नगरी भी कहते हैं। ठीक है, पीतल नगरी भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। जरी का फिर कहां होता है, मेरठ कैंची। अच्छा, मेरठ को किसी और नाम से जानते हैं क्या, जैसे फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहते हैं और इसको पीतल नगरी कहते हैं, तो क्या मेरठ को भी किसी नगरी के नाम से जानते हैं, कोई बताएगा कमेंट करके, फटाक से बताइए। आ जाइए, प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ, ठीक है, जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया था, कहां पे स्थित है, वह नगर है, प्रयागराज, सारनाथ, मथुरा या अलीगढ़। ठीक है, बताओ बताओ भैया सभी लोग। मथुरा में तो अभी पढ़ा, क्या क्या है मथुरा में आपके, तो कई सारे चीजें बता दिया है, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। सारनाथ, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो होता है अपना यहीं पे सारनाथ में दिया था, ध्यान रखेंगे, ये वाराणसी के ही पास है। ठीक है, ये वही वाराणसी है जहां पे आपके बीएचयू है। ठीक है, जहां पे आपके भारत माता टेम्पल है, जहां पे आपके वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां पे आपके राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का रीजनल ऑफिस है, जहां दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल का जो है एक्सपोर्ट जोन बनाया गया है, ये बनारस में ही है। ठीक है, बताओ कहां पे है आपका सिंह स्तंभ, कहां पे है, कमेंट करके बताओ। 20 का बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, सारनाथ में है, ध्यान रखेंगे इसको। चलें।